हेलो। 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 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से बेटा सब लोग लाइव आ जाइएगा और जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज वगैरह सब बढ़िया से आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। तो बेटा हम लोग अपने टॉपिक पे बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, जो भी होगा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चलिए तो हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा। समावेश दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। समावेशी शिक्षा कैसे बना है? तो समावेशी शिक्षा जो है ये दो शब्दों को अपने अंदर लेकर के चलता है। पहले समावेश, समावेशन करता है, सबको लेकर के जो साथ में चले, जो सबको शामिल कर ले, सबको सबको शामिल कर ले एक में, ठीक है, वो होता है समावेशन। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वो होती है बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा बोलते हैं बेटा हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का। क्या होता है समावेशन का अर्थ? तो समावेशन का अर्थ होता है कि किसी को भी बहिष्कृत नहीं करना है, मतलब बाहर नहीं निकालना है, बल्कि सबको साथ लेकर के, सबको शामिल कर करके जो शिक्षा दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में आपसे कोई कहे कि क्या डेफिनेशन आप बना सकते हो समावेशी शिक्षा की, तो आपका क्लियर कट में एक शब्द में आंसर होगा इतना सा सिर्फ कि समावेशन का अर्थ, समावेशन का अर्थ बहिष्कृत ना करके, बहिष्कृत ना करके अपितु सम्मिलित करने से है। मतलब किसी को बाहर नहीं निकालना है, सबको हमको शामिल करना है, अपितु सम्मिलित करने से है। ये हो गई बेटा आपकी एक लाइन में सिंपल सी परिभाषा कि क्या होता है समावेशन। तो किसी को भी बाहर न निकाल करके सबको शामिल करना क्या है? समावेशी शिक्षा है। तो ये तो बेटा हो गया आपका समावेशन का अर्थ। समावेशन का अर्थ हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है समावेशी शिक्षा। तो कैसे समझेंगे समावेशी शिक्षा? आइए उस समावेशी शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। यद्यपि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य बालकों के साथ, सामान्य बालकों मतलब जो हम लोग मीडियम क्लास वाले हैं, जिनके अंदर ना तो किसी प्रकार की विकलांगता है, ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, हम लोग क्या है? हम लोग सब सामान्य हैं। तो सामान्य बालकों के साथ समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समान बालकों के साथ उन सामान्य बालकों के साथ उन विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा में शामिल करने से है। उन विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा में, को भी शिक्षा में शामिल करने से है, जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या किसी अन्य कारक में सामान्य रूप से या अन्य कारक से सामान्य रूप से पॉजिटिव या निगेटिव, धनात्मक या ऋणात्मक विचलन रखते हैं। बहुत ही क्लियर परिभाषा है बेटा समावेशी शिक्षा की अपने शब्दों में, ठीक है। विचलन रखते हैं मतलब अलग है कुछ। अब इसको समझो बेटा। देखो पहले क्या था, पहले आपको अर्थ समझाया मैंने समावेशन का। क्या होता है समावेशन? पहली वाली जो लाइन है ये समावेशन का अर्थ है, इसमें शिक्षा का कोई रोल नहीं है। आप समावेशन किसी भी चीज में कर सकते हो, चाहे वो अपने धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, संस्कृति का हो। जब हम सबको शामिल करके लेने की बात चलते हैं सबको शामिल करके एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं तो उसको समावेशन बोलते हैं, ठीक है। अब समावेशन को देखिएगा, क्या होता है समावेशन? समावेशन का अर्थ होता है बहिष्कृत ना करके, मतलब किसी को बाहर ना निकाल करके सबको शामिल कर ले, ये होता है समावेशन। अब चूंकि हमारा हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है देखिएगा ऊपर, समावेशी शिक्षा। हमको शिक्षा में समावेशन करना है, शिक्षा में यानी कि पढ़ाई लिखाई में समावेशन करना है, मतलब सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने हैं शिक्षा के लिए। तो क्या परिभाषा होती है बेटा इसकी? यद्यपि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समान बालकों के साथ उन विशिष्ट बालकों को भी शिक्षा में शामिल करने से है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या अन्य कारकों से सामान्य रूप से पॉजिटिव या निगेटिव विचलन रखते हैं। मतलब समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सामान्य बालकों के साथ देखो भाई, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक नॉर्मल बच्चा नहीं हूं, मैं सामान्य बच्चा नहीं हूं, बल्कि मैं एक विशिष्ट बच्चा हूं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? जैसे स्पेशल चाइल्ड है, क्या है? स्पेशल चाइल्ड है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है अच्छा सर तो स्पेशल एजुकेशन होता है, विशेष शिक्षा, उसमें जो विकलांग या दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनको पढ़ाते हैं। तो यानी कि क्या बात हो गई कि जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, उनके शिक्षा की बात होती है समावेशी में। जैसे विशिष्ट वर्ड यूज करते हैं, तुरंत आप लोगों के दिमाग में आता है कि विशिष्ट का मतलब होता है दिव्यांगता। देखो बेटा, पहली चीज तो यह समझ लो कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई बालक विशिष्ट है, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल होना, स्पेशल होना, चाहे वो पॉजिटिव रूप से हम स्पेशल हो या नेगेटिव रूप से स्पेशल हो। जैसे आपका जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, जो आपका इंटेलिजेंट, आप लोग जो बोलते हो इंग्लिश में कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इतनी उम्र में इतना कैसे जानता है, ये बहुत समझदार बच्चा है, इतना समझदार कैसे हो गया? तो क्या है वो जो प्रतिभाशाली है वो पॉजिटिव रूप से विचलन रखता है सामान्य बच्चे से, मतलब वो थोड़ा सा जितना एक सामान्य बच्चा सीखता है उसे थोड़ा सा ज्यादा सीख लेता है, इस वजह से भी वो प्रतिभाशाली है। और प्रतिभाशाली होने के साथ वो विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब होता है बेटा खास, और खास आपके अंदर कोई पॉजिटिविटी है तो वो भी आपको खास बनाती है, और आपके अंदर कोई निगेटिविटी है तो वो भी आपको खास बनाती है। कुल मिलाकर के आप खास दोनों प्रकार से बनते हो, खास आप दोनों प्रकार से बनते हो, ठीक है। तो यही लिखा है बेटा कि सामान्य बालकों के साथ उन विशिष्ट बालक, अपनी इस विशिष्ट बालक में ये मत समझिएगा कि हम दिव्यांग बालक की बात कर रहे हैं, हम उन सभी बालक की बात कर रहे हैं जो या तो पॉजिटिव रूप से सामान्य बच्चे से आगे हैं या नेगेटिव रूप से सामान्य बच्चे से हल्का सा पीछे हैं, वो दोनों के दोनों विशिष्ट हैं। तो विशिष्ट बालकों को शिक्षा में शामिल करने से है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या अन्य का मतलब क्या? बौद्धिक, संवेगात्मक, इन सभी किसी भी रूप से, चाहे वो उनका शारीरिक विकास हो, वो प्रभावित हुआ हो, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ गया हो शरीर में, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग आ गया हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो कि समाज में किसी का सामाजिकरण थोड़ा सा देर से होता है, थोड़ा सा कम होता है, किसी का थोड़ा तेजी के साथ होता है, थोड़ा ज्यादा सामाजिकरण होता है, पता चलता है उनको 2-4 लोग दिन भर में मिल ना जाए, 1 घंटा वे बतिया न ले तो उनके दिन बढ़िया से नहीं बीता, ठीक है। तो क्या है कि मानसिक है, सामाजिक है या कोई अन्य कारक से सामान्य रूप से पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब जो एक सामान्य औसत हम लोग ने बना के रखा है कि हाँ इतना होना चाहिए, कम से कम एक इस एज तक कम से कम इतनी ग्रोथ हो जानी चाहिए। तो यानी कि उतनी ग्रोथ अभी आपकी नहीं हुई है, उतनी ग्रोथ आपकी अभी तक नहीं हुई है, ठीक है बेटा। तो इतनी सी बात हो गई।
आपकी समावेशी शिक्षा की। आई होप कि ये वाली परिभाषा मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं। अगर नहीं समझ में आई होगी बेटा अभी भी, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, फिर समझा देंगे। कौन सा हम भाग रहे हैं कि आप भाग रहे हो, दोनों लोग यहीं रहना है, आराम से पढ़ेंगे ना। चलिए अब बेटा हम लोग देखेंगे समावेशन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। हेडिंग बनाइएगा, समावेशन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। कुछ प्रमुख तथ्य। अब समावेशन से जुड़े क्या प्रमुख तथ्य हैं बच्चा, इस चीज को देखा जाएगा। देखो पहली बात तो जो आपका समावेशन है या तो पूरा भी हो सकता है और ये आधा भी हो सकता है। समावेशन मतलब आपको जो शिक्षा की मुख्य धारा है उसमें पूरी तरह से भी जोड़ा जा सकता है और कुछ आधे तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। अभी समझेंगे कैसे पूरा और कैसे आधा। पूर्ण या अर्ध हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, समावेशन से पहले समावेशन से पहले वह कमी पूरी की जाए, पूरी की जाए जिसकी वजह से बालक सामान्य बालक के साथ शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करता है। कठिनाई महसूस करता है। शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करता है। लास्ट पॉइंट, समावेशन में भी कक्षा या स्कूल सामान्य होगा। समावेशन में बेटा एक एक करके अभी सारे पॉइंट्स का मतलब हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो परेशान मत होना कि सर ने लिख दिया, ऐसे तो किताब में भी लिखा है, किताबें ना पढ़ लें, सर से पढ़ने क्या फायदा। अरे भाई सर हैं तो समझाएंगे, मैं आपको बढ़िया से समझाऊंगा एक एक पॉइंट का बहुत बढ़िया से मतलब निकाल के। समावेशन में कक्षा या स्कूल तो सामान्य होगा, तो सामान्य होगा, लेकिन शिक्षण विधि लेकिन शिक्षण विधि वैयक्तिक या वैयक्तिक या विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार होगी। जरूरत के अनुसार होगी। समावेशन के बावजूद अंतरों का ध्यान रखा जाएगा।
चलो भाई समझते हैं। अब ये बेटा मैंने 4 पॉइंट्स आपके लिए लिखे आए, यहाँ पे देखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सभी आपके समावेशी शिक्षा से जुड़ी। ठीक है, तो ये है बेटा आपके समावेशन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य। क्या बातें कही गई हैं समावेशन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों में? तो समझिएगा कि समावेशन या तो पूरा होगा या आधा होगा। अब पूरा होगा तो जब आप किसी सामान्य कक्षा में पूरी तरह से शामिल हो जाएं, जब आप किसी सामान्य कक्षा में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि पूर्ण समावेशन। जैसे मान लिया आपको चश्मा दे दिया, आपका काम चल गया, अब आप चश्मे से अब आप उस चश्मे का प्रयोग करके और भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो क्या हुआ? आपका समावेशन बेटा पूरी तरीके से हो गया। अब अर्ध समावेशन क्या होता है? अब भाई कई बार ऐसा भी तो होगा कि हम मान लिया कि आप 90% तक दृष्टिबाधित हो चुके हैं, आप 90% तक दृष्टिबाधित हो चुके हैं, हम बड़े छाप की पुस्तक लगा दें, हम कोई भी संसाधन आपको क्लास में उपलब्ध करा दें, फिर भी आप नहीं देख पा रहे हो, तो क्या होगा? इस केस में आपका समावेशन तो होगा, समावेशन तब भी होगा लेकिन अर्ध समावेशन होगा। जैसे क्या होगा? जैसे जो भाई दूसरा बच्चा है वो ब्रेल नहीं पढ़ेगा, लेकिन अब आपके लिए मुझे एक स्पेशल टीचर की व्यवस्था करके आपको ब्रेल भी सिखानी पड़ेगी, तो क्या होगा? आप पढ़ोगे नॉर्मल बच्चों के साथ, आपका समावेशन होगा लेकिन आधा होगा क्योंकि आपके लिए कुछ चीजें मुझे अलग से भी करनी पड़ रही है। तो क्या हो रहा है? आपका समावेशन थोड़ा आधा हो रहा है। उसमें आप जैसे जो आपका ब्रेल वाला पीरियड होगा उसमें आप अकेले बैठ के पढ़ोगे, मतलब अकेले मतलब जो आपके साथ अदर वीआई कैंडिडेट्स होंगे वो बैठ के पढ़ेंगे। तो इसलिए बेटा इस केस में क्या होता है कि समावेशन पूरा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए एड्स के सहायता से, उपकरणों की सहायता से अगर आप नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह आप सबको सारे काम कर सकते हैं सामान्य बच्चे की तरह, तो आपका समावेशन पूरा होगा। अगर मान लिया आपको उपकरणों की सहायता से आपको उतनी सहायता नहीं मिलती है जितनी होनी चाहिए थी, तो आपका समावेशन अर्ध होगा और आपको कुछ चीजें अलग से कराई जाएंगी। इसीलिए कहा गया है कि समावेशन पूर्ण या अर्ध हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, समावेशन से पहले वह कमी पूरी की जाए, समावेशन से पहले वह कमी पूरी की जाए जिसकी वजह से बालक सामान्य बच्चे के साथ शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करता है। अब बेटा इस वाली बात को समझिएगा। देखिए भाई, जैसे मान लिया मैं थोड़ा कम देखता हूं, तो पहले ये थोड़े ना है, अरे यार हमारे यहां समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, बच्चा कहीं और नाम लिख दिया तो मार डालेंगे, तुमको काट देंगे एकदम। अगर बच्चे को आपने कह दिया विशेष विद्यालय में भेजे तो काट पीट देंगे, बताए दे रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। क्या है? अरे भाई बच्चे को थोड़ा कम दिख रहा है, क्या करना है? उसके लिए एक चश्मे की व्यवस्था कर दीजिए, बड़े छाप वाली पुस्तक की स्कूल में व्यवस्था कर लीजिए, उसको आगे बैठाने के लिए सीट फिक्स कर दीजिए। तो क्या होगा? अब भाई बच्चे के पास भाई चश्मा लग गया, अब वो उसको बढ़िया से बड़ा बड़ा दिख रहा है, आराम से बैठ के आगे वाली सीट पे बैठ के पढ़ रहा है, किताब में भी बड़ा बड़ा लिख रहा है, देख देख के भी पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कह दो नहीं, बच्चे का समावेशन होगा, वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ेगा, उसके लिए कोई उपकरण कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। अरे भाई तो क्या है, उसको तुम बोर्ड पे कुछ भी लिख के पढ़ा दोगे, उसको समझे में नहीं आएगा। एचआई का बच्चा है, उसको आपने कान वाली मशीन नहीं दिलाई है और कह रहे हो नहीं मेरा बच्चा बैठ के पढ़ेगा क्लास में, नॉर्मल बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, अरे भाई वो सुन ही नहीं पाएगा। तो तुम लाख कोशिश कर लो, कुछ भी एक्सप्लेन कर दो, तो क्या है? तो बेटा इसके लिए इसीलिए कहा गया है कि समावेशन से पहले वो कमी पूरी की जाए जिसकी वजह से बालक सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई महसूस करता। जैसे अगर वीआई का बच्चा है तो क्या करना है? वीआई का बच्चा है तो उसके लिए चश्मे वगैरह की व्यवस्था करनी है। एचआई का बच्चा है तो कान की मशीन की। कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर जाता रहता है तो उनके लिए दीवारें काली पेंट करा दीजिए, क्लास से चित्र वगैरह ज्यादातर हटा दिया जाता है ताकि इनका ध्यान इधर उधर ना जा करके खिड़की के किनारे उनको नहीं बैठाते हैं। खिड़की के किनारे मत बैठाइए, नहीं तो पता चलेगा खिड़की के बाहर देख रहे हैं तो मास्टर साहब पढ़ाए जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तो बेटा ये हो गया आपका तीसरी बात। दूसरी बात और तीसरी बात पे चलते हैं। समावेशन में कक्षा या स्कूल तो सामान्य होगा लेकिन शिक्षण विधि व्यक्ति या विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार होगी। मतलब क्या हुआ कि आपके समावेशन में आपका जो स्कूल होगा वो तो एकदम सामान्य होगा, नॉर्मल स्कूल में ही आप जाओगे, लेकिन आपको पढ़ाने का तरीका जो आपका, देखो भाई हम लोग एक चैप्टर पूरा पढ़ते हैं व्यक्तिक विभिन्नता का, जिसको बोलते हो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बालक की कैपेसिटी अलग होती है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर बालक का रिस्पॉन्स का लेवल अलग होता है। तो उसी हिसाब से बेटा हर बालक को हमको प्रत्येक बालक की व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए एक अलग शिक्षण विधि का चुनाव करना पड़ेगा। मतलब हर बालक के लिए कुछ अलग तरीके का इस्तेमाल करना होगा पढ़ाने के लिए। जैसे एचआई का बच्चा है
सुन नहीं पा रहा है तो उसको आप बोर्ड पे लिख करके चीजों को दिखाइए, समझाइए, टीएलएम का प्रयोग करिए, उसके सहायता से जो साइन लैंग्वेज आती है उसकी सहायता से उसको सिखाइए। तो इसलिए हर बच्चे के लिए अलग शिक्षण विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद बेटा समावेशन के बावजूद अंतरों का ध्यान रखा जाएगा। समावेशन के बावजूद अंतरों का ध्यान रखा जाएगा। ये सेम पॉइंट जो ऊपर वाली कह रही है वही बात ये भी कह रही है कि समावेशन तो आपका होगा, समावेशन होगा, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर जो अंतर है, आप सामान्य बच्चों से जो अलग हो, उसका अंतरों का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि आपके ऊपर एक स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, आपकी एक अलग स्पेशल केयर की जाएगी। तो बेटा यही सारी बातें थी जो समावेशन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य थे। चलिए, तो इतनी बातें बेटा क्लियर हो गई ना? इतनी बातें बच्चा क्लियर? इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे विशिष्ट बालकों के प्रकार। हेडिंग बनाइएगा, विशिष्ट बालकों के प्रकार। अब इसमें एक एक प्रकार हम लोग डीप में जाकर के स्टडी करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा कि क्या व्यवस्था की गई है प्रत्येक बालक के लिए। और इसमें आपको अभी अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का आपको बच्चा देखने को मिलेगा समावेशी शिक्षा में, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, दोनों प्रकार के बच्चे विशिष्ट होते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कैसे वो विशिष्ट होते हैं। चलिए, विशिष्ट बालकों के प्रकार। अब ये देखिएगा, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की विशिष्टता मिलेगी। विशिष्ट बालकों के प्रकार, सब देखो बेटा, विशिष्ट बालकों के प्रकार जो है बेटा वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बता दिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताए हैं। तो हम लोग दो लोगों के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हेवार्ड एवं ऑर्लेंस्की के अनुसार। हेवार्ड एवं ऑर्लेंस्की के अनुसार, हेवार्ड एवं ऑर्लेंस्की हेवार्ड एवं ऑर्लेंस्की के अनुसार, हेवार्ड एवं ऑर्लेंस्की के अनुसार क्या है बेटा? हेवार्ड और एवं ऑर्लेंस्की के अनुसार जल्दी से बताइएगा। तो इन्होंने, हेवार्ड एवं ऑर्लेंस्की ने कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने बेटा टोटल 9 प्रकार बताए। टोटल कितने? तो टोटल 9 प्रकार के बताए हैं कि समावेशी शिक्षा में हम 9 प्रकार के बालकों को शामिल करते हैं। पहला कौन सा है? कलर चेंज कर लेते हैं ना। पहला, प्रतिभाशाली बालक। कैसी है बेटा ये तो पॉजिटिव हो गई ना भाई, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक। दूसरा हो जाएगा मानसिक मंद बालक, जिसके जो दिमागी रूप से थोड़ा सा कम काम करता है, मानसिक मंद बालक। मेंटली रिटार्डेड जिसको आप लोग बोलते हो उसको बोलते हैं मानसिक मंद। तीसरा है जिसको लर्निंग में कठिनाई होती हो, अधिगम असमर्थ बालक। अधिगम असमर्थ बालक। चौथा क्या है बेटा? तो चौथा है आपका व्यवहार रोगों से ग्रसित, व्यवहार रोग से ग्रसित। भाषा रोगों से, भाषा विकार से ग्रसित, भाषा दोष से ग्रसित। भाषा दोष से ग्रसित 5 हो गए बेटा। फिर इसके बाद यहीं पे देख लेते हैं, प्रतिभाशाली हो गया आपका। इसके बाद बेटा छठा आपका हो जाएगा, चलिए देखिएगा इधर, श्रव्य दोष। ये आपके एचआई वाले भाई बहन हो गए। ये आपके वीआई वाले हो गए, दृश्य दोष। वीआई वाले हो गए शारीरिक। शारीरिक दोष मतलब मान लिया कि शरीर से पोलियो हो गया है, कोई अन्य विकलांगता आ गई है, शरीर में कोई कमी आ गई है, तो उसको शारीरिक दोष वाले। पीएच वाले, फिजिकली हैंडीकैप्ड। और फिर लास्ट में आता है आपका बहुदिव्यांगता वाले। बहुदिव्यांगता वाले, तो बेटा ये हो गया आपका
ये आपका मैंने पहला प्रकार बताया बेटा, विशिष्ट बालकों के प्रकार में पहला प्रकार बताया कि आपको मैं समावेशी शिक्षा पढ़ा रहा हूं। समावेशी शिक्षा में मैंने आपको बताया कि हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, मतलब हम सबको एक साथ शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते हैं कि सब लोग जितने भी प्रकार के बच्चे हमारे समाज में हैं वो सभी एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें। तो उसमें आपके आते हैं विशिष्ट बालक, मतलब जो थोड़े से स्पेशल चाइल्ड होते हैं, और जो सामान्य बच्चा होता है वो तो आता ही है। उनके साथ साथ किसको शामिल किया जाता है, तो शामिल किया जाता है विशिष्ट बालकों को। अब विशिष्ट प्रकार बालकों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, विशिष्ट बालकों के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने भी विशिष्ट बालकों के अलग अलग प्रकार बताया। सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं बेटा हेवार्ड और ऑर्लेंस्की का। किसका देख रहे हैं हम लोग? देख रहे हैं हेवार्ड और ऑर्लेंस्की। ये दोनों बेटा अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। हेवार्ड और ऑर्लेंस्की ये दो लोग थे जिन्होंने विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार बताए। विशिष्ट बालकों के 9 प्रकार बताए हैं। पहला बताया है प्रतिभाशाली बालक। पहला क्या बताया है? पहला बताया है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक में बेटा कौन कौन आता है देख लीजिएगा। प्रतिभाशाली बालक में वो बच्चे आते हैं जो अपनी उम्र के अनुसार अधिक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो जिनकी मान लिया उम्र 6 साल की है और क्लास सेकंड में रहे थे और सवाल का आंसर जो है वो क्लास 3 के कर रहे थे, तो यानी कि उनका पढ़ने का लेवल बहुत अच्छा है, वो प्रतिभाशाली है। उसके बाद बेटा आपका आता है मानसिक मंद, यानी कि मेंटली रिटार्डेड, कि अपनी उम्र के अनुसार ये लोग उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा मानसिक मंदता से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मेंटली रिटार्डेड या एमआर कहते हैं। अधिगम असमर्थ, जिन बालकों को पढ़ने व लिखने में कठिनाई होती है उनको अधिगम असमर्थ बोलते हैं। जिन बालकों को समाज में समाजीकरण करने में दिक्कत होती है, बाहर दूसरे लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते हैं, व्यवहार नहीं कर पाते हैं, उनको व्यवहार रोगों से ग्रसित बोलते हैं। उसके बाद आता है बेटा आपका भाषा दोष से ग्रसित। भाषा दोष से कौन से बालक ग्रसित होते हैं? भाषा दोष से वे बालक ग्रसित होते हैं जिनको भाषा की समझ में दिक्कत होती है, मतलब भाषा को पढ़ने में, भाषा का प्रयोग करने में उनको दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा समाज में वो बोल नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इसी भाषा रोग को हम लोग संचार रोग भी कहते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, दूसरों से बातचीत करने में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये चीजें, ये सारी दिक्कतें जो होती हैं ये भाषा दोष से ग्रसित बच्चे आते हैं। फिर आता है छठा आपका श्रव्य दोष। श्रव्य दोष यानी कि बेटा आपका एचआई। एचआई का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब जिन लोगों को सुनने में कान से दिक्कत होती है, कान से दिक्कत होगी तो अपने आप मुंह से बोलने में भी दिक्कत होगी। आपने अक्सर देखा होगा इस चीज को अपने समाज में कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं वो कान से सुन नहीं पाते हैं, और जो कान से सुन नहीं पाते हैं उनका भाषा विकास नहीं होता है, इस वजह से वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो श्रव्य दोष यानी कि एचआई, जो उन बच्चों को कान से सुनने में दिक्कत होती है वो उन बच्चों को कहा जाता है एचआई। उसके बाद दृश्य दोष। ये सब बेटा 2 प्रकार के हो सकते हैं। अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक बीमारी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन कैसे। जो श्रव्य दोष वाले होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण श्रव्य दोष, एक आंशिक श्रव्य दोष। इसी तरह से दृश्य दोष वाले भी 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण दृश्य दोष और आंशिक दृश्य दोष। जिनको थोड़ा तो सुनाई देता है, लेकिन थोड़ा सुनाई देता है उनको हम लोग रखते हैं आंशिक में, जिनको पूरी तरह से नहीं सुनाई देता है उनको रखते हैं पूर्ण श्रव्य दोष में और पूर्ण दृश्य दोष में। तो ये दोनों जो है बेटा ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, पूर्ण और आंशिक। दृश्य दोष, जिन बच्चों को देखने में कठिनाई होती है इनको दृश्य दोष वाली कैटेगरी में रखते हैं। अब आंशिक और पूर्ण, आंशिक का क्या है, चश्मे वगैरह से काम चल जाता है। पूर्ण वालों को क्या है, उनको ब्रेल लिपि सिखानी पड़ती है। शारीरिक दोष, जिनके अंदर फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, मान लिया कि हाथ नहीं काम कर रहा है, किसी कारण पैर नहीं काम कर रहा है, या शरीर का कोई अंग है जो बिल्कुल एक तरह से काम नहीं कर रहा है, उसको हम लोग शारीरिक दोष में रखते हैं। उसके बाद बहुदिव्यांगता वाले, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक से अधिक विकलांगता हो जाती है, जो आपकी ये विकलांगता की लिस्ट बनी हुई है, श्रव्य, वीआई, एचआई, भाषा दोष, इनमें से एक की जगह 2 से 3 या उससे भी ज्यादा प्रकार की विकलांगता अगर एक साथ घेर लेती है तो उसको बोलते हैं बहुदिव्यांगता वाले बालक, मतलब एक से अधिक विकलांगता वाले बालक। तो इस तरह से बेटा ये हो गई आपकी पहली लिस्ट हेवार्ड और ऑर्लेंस्की के अनुसार, जिन्होंने दिव्यांगता के टोटल विशिष्ट बालकों के टोटल 9 प्रकार बताए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो गया हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और प्रकार विशिष्ट बालकों के, जो कि मनोवैज्ञानिक है आपके रिली और डेविस। कौन से मनोवैज्ञानिक है? रिली और डेविस के अनुसार। बना लीजिएगा सब लोग।
रिली और डेविस के अनुसार रिली और डेविस के अनुसार रिली और डेविस के अनुसार इन्होंने बेटा रिली और डेविस महोदय जो आपके हैं, रिली और डेविस, इन्होंने टोटल कितने प्रकार बताए हैं विशिष्ट बालकों के? तो इन्होंने टोटल 6 प्रकार बताए हैं विशिष्ट बालकों के। कौन कौन से 6 प्रकार बताए हैं बेटा? चलो बेटा देखो, सबसे पहले उन्होंने भी किसने, जो आपके हेवार्ड और ऑर्लेंस्की थे, इन्होंने भी जो सबसे पहला प्रकार बताया था वो कौन सा बताया था? तो इन्होंने भी सबसे पहला प्रकार बताया था प्रतिभाशाली, और इन्होंने भी वही बताया है प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक। जो दूसरा बताया है वो उन्होंने भी मानसिक मंद बताया था, और इन्होंने भी मानसिक मंद बताया है। अधिगम असमर्थ, जिनको पढ़ने लिखने संबंधी कठिनाई होती है वो अधिगम असमर्थ में आते हैं। फिर आपका है मानसिक रोग से ग्रसित, मानसिक रोग, इन्होंने बस वही वाला काम किया है कि आपका जो क्या था, वीआई था, एचआई था, इसको हटा दिया है। फिर आपका आता है दिव्यांग, दिव्यांग बालक, यानी कि वे बालक जो किसी एक प्रकार की दिव्यांगता से जूझ रहे हो। और फिर आता है लास्ट में आपका बहुदिव्यांगता, जिनको एक से अधिक दिव्यांगता पाई जाती है उनको बोलते हैं बहुदिव्यांगता वाले बालक, बहुदिव्यांगता वाले बालक, बहुदिव्यांगता वाले बालक। तो इस तरह से बेटा रिली और डेविस ने आपके विकलांगताओं में कुछ प्रकार हटा दिए, जैसे आपका वीआई हटा दिया है, एचआई हटा दिया है, तो इस आपका व्यवहार रोग से ग्रसित बालक हटा दिया है। कुल मिलाकर के कुछ चीजों को कम किया है और टोटल 3 हटाया, वीआई, एचआई और व्यवहार रोग हटा दिया। अभी भी 6 इन्होंने बता के रखे हैं। कौन कौन से? तो प्रतिभाशाली बालक, इनको इन्होंने जो विशिष्ट बालकों के प्रकार बताए हैं उसमें टोटल 6 प्रकार। पहला है आपका प्रतिभाशाली बालक, दूसरा है मानसिक मंद बालक, तीसरा है अधिगम असमर्थ बालक, चौथा है मानसिक रोग से ग्रसित बालक, फिर है आपका दिव्यांग बालक, फिर है बहुदिव्यांगता वाले बालक। क्या है? बहुदिव्यांगता वाले बालक। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बेटा मैंने इसमें आपको ये सभी चीजें समझा दी हैं पहले से कि कौन होता है प्रतिभाशाली, कौन होता है मानसिक मंद, कौन होता है अधिगम असमर्थ, कौन होता है मानसिक रूप से ग्रसित, कौन होता है दिव्यांग, और कौन होता है बहुदिव्यांगता वाले बालक। ये सभी चीजें बेटा मैंने आपको पहले से ही बता रखी है, सब कुछ समझा रखा है। अब इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे कुछ परिभाषाएं, हम लोग देखेंगे विशिष्ट बालक की कुछ परिभाषाएं। बना लीजिएगा परिभाषाएं। परिभाषाएं, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा काहे की परिभाषा है, तो परिभाषा है आपकी विशिष्ट बालक की, विशिष्ट बालक की। पहली परिभाषा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किसके अनुसार है, तो वो है क्रुक सैंक के अनुसार। चलिए भाई, तो पहली परिभाषा हम लोगों को देखनी है क्रुक सैंक के अनुसार। क्या कहते हैं क्रुक सैंक महोदय? विशिष्ट बालक वह बालक है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या संवेगात्मक दृष्टि से
सामान्य समझे वाले बालकों से इतना अलग है कि वह सामान्य बाल विद्यालय की नियमित शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता, इसलिए विशिष्ट शिक्षा या पूरक शिक्षा चाहता है। विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य, सॉरी जो शारीरिक, सामान्य नहीं शारीरिक होगा, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा एक वर्ड, क्योंकि डेफिनेशन में तो हम लोग जरा सा भी चेंज नहीं कर सकते ना। तो जो शारीरिक, सामाजिक, शारीरिक सामाजिक बौद्धिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्य, दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले बालक, समझे जाने वाले बालकों से इतना अलग है सामान्य समझे जाने वाले बालकों से इतना अलग है कि वह सामान्य शिक्षा सामान्य शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता, सामान्य शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता, इसलिए विशेष सहायता, विशेष सहायता दी जाती है। चलिए भाई, तो ये हो गई आपकी क्रुक्सैंग की परिभाषा। एक लंबी चौड़ी सी परिभाषा है, लेकिन बहुत ही आसान सी परिभाषा है। क्या कहा है कि विशिष्ट बालक कौन है? तो विशिष्ट बालक वो बालक है जो शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्य समझे वाले बालकों से इतना अलग है कि वह सामान्य शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता। मतलब कि जैसे हम और आप हैं, डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, कोई किसी चीज प्रकार की कोई अलग व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। क्या हुआ, पापा मम्मी आपको उठाए घर से लेके गए स्कूल, एडमिशन करा दिया, काम खत्म। इनके लिए क्या है कि हाँ, आपके साथ समावेशन में शामिल जरूर होते हैं, लेकिन कैसे, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कैसे, कि इनके लिए हमको कुछ विशेष सहायता उपलब्ध करानी पड़ती है, कुछ विशेष सहायता उपलब्ध करानी पड़ती है, तब जाकर के ये आपके साथ नॉर्मल रूप से शिक्षा ले पाते हैं, तभी आपके साथ सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो बस इतनी सी बात है बेटा, कि जो क्रुक्सैंक वाली परिभाषा है इसमें क्या है कि विशिष्ट बालक वह बालक है जो शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सामान्य समझे वाले बालकों से इतना अलग है कि वह सामान्य शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाता, इसलिए उसके लिए थोड़ी सी अलग सहायता, विशेष शिक्षा देनी पड़ती है, विशेष सहायता देनी पड़ती है, हमको कुछ अलग से उसके लिए इंतजाम करने पड़ते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गई बेटा आपकी क्रुक्सैंक की परिभाषा। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक, आपके बहुत ही चर्चित, परिचित मनोवैज्ञानिक, जिनको आप लोग नाम से जानते हो, मतलब नाम सुन के आ जाता है कहां पहुंच जाते हो, मनोविज्ञान में। इनके नाम को भला मनोविज्ञान में कौन नहीं जानता? क्रो एवं क्रो महोदय। क्रो एवं क्रो ने जी भी विशिष्ट बालकों की या विशिष्ट शब्द की परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है विशिष्ट शब्द या विशिष्ट प्रकार के बालक ऐसे गुण को रखने वाले व्यक्तियों और बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामान्य रूप से अलग है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है बेटा इनकी भी।
चलिए देखते हैं। विशिष्ट शब्द का प्रयोग, विशिष्ट शब्द का प्रयोग उन बालकों या व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है किसके लिए, विशेष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, जो किसी ना किसी प्रकार से, जो किसी ना किसी प्रकार से सामान्य बालक से अलग हैं, सामान्य बालक से, जो किसी ना किसी प्रकार से सामान्य प्रकार के बालक से, सामान्य बालक से अलग हैं, इसीलिए वे हमारे आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं, इसीलिए वे हमारे आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं। समझिएगा भाई, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। देखो भाई, विशिष्ट आप लोग पढ़ते हो कि विशिष्ट का क्या मतलब होता है। विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल। विशिष्ट का क्या मतलब होता है, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल होना। कैसे स्पेशल होना, अब भाई आप किसी भी प्रकार से स्पेशल हो सकते हो। देखो भाई, अगर बच्चा है क्लास सेकंड का बच्चा, आप देखो पेपर में नाम निकलता है कक्षा 2 के छात्र ने कक्षा 5 वाले सवाल के जवाब दिए। 12 साल की लड़की ने ग्रेजुएशन टॉप किया। 12 साल की लड़की, जिसको भी फोर्थ फिफ्थ में होना चाहिए था, उसने ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन पास किया, उसने पीजी कर लिया। क्या होता है, हमारा ध्यान खींचता है ये बात। कोई विकलांग व्यक्ति है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, वो हमारे सामने से जा रहा होता है, पैर नहीं काम कर रहे, हम तुरंत हमारा ध्यान उसकी तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐसी है उसके अंदर जो हमसे अलग बनाती है उनको, इसी वजह से हमारा ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होता है। बस यही क्रो एवं क्रो साहब की परिभाषा भी है। देखिएगा, विशिष्ट शब्द का प्रयोग उन बालकों या व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है जो किसी न किसी प्रकार से सामान्य बालक से अलग हैं, इसीलिए वे हमारे आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं, मतलब हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेटा ये जो बात रही, ये मैंने आज आपको समावेशी शिक्षा से परिचय करवाया, समावेशी शिक्षा की परिभाषा दी। एक बार जल्दी से सब लोग देख लीजिएगा फिर से। पहला पेज, यहां पे मैंने आपको समावेशन, सबसे पहले समावेशन शब्द का अर्थ बताया है, उसके बाद समावेशी शिक्षा का से परिचय करवाया आपका, उसके बाद समावेशन से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य बताए, जिसमें आपको यह भी बताया कि समावेशन पूरा या आधा हो सकता है। समावेशन करने से पहले हमको कुछ विशेष सहायता भी उपलब्ध करानी पड़ती है, और समावेशन तो सामान्य होगा, लेकिन शिक्षण विधि का प्रयोग जो है वो चेंज करना पड़ता है। उसके बाद हेवार्ड और ओलेंस्की के अनुसार 9 प्रकार की आपको विशिष्टता बताई, विशिष्ट बालकों के प्रकार बताए। उसके बाद रिली और डेविस के अनुसार 6 प्रकार के विशेष बालकों के प्रकार बताए। उसके बाद मैंने क्रुक्सैंग के परिभाषा आपसे किससे परिचय करवाया है, उसके बाद क्रो एवं क्रो की परिभाषा से परिचय करवाया है। तो आज की क्लास के लिए बेटा बस इतना ही रखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे 2 बजे और 6 बजे। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।